देखो बच्चों, आज हम पढ़ाते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को एक सलाह देते हैं कि सबसे पहले क्या करो, अपना रजिस्टर और पेन लेकर के बैठ जाओ आराम से, और जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे वैसे तुम भी अपना पढ़ते जाओ। और फिगर भी ड्रॉ करना है। इसमें क्या है कि जिसको अगर सही से फिगर समझ में आ गया, ठीक है ना, तो इसमें निकालने के लिए क्या है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करो जनरली। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही 3 अप्लाई करना है। कॉट, ये कॉट सेक कॉसेक भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये 3 में ही काम चल जाता है। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए, ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन समझेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझेंगे। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो और काम आसान हो जाएगा। तो ये टॉपिक क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मान लो एक कोई बॉडी है और उसकी हाइट h है। देखो यहाँ पर फिगर बनाया हुआ हमने, बॉडी है, उसकी हाइट क्या है, h है, और ये क्या है, ग्राउंड है। इस ग्राउंड के C पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पर, यहां से हम देखेंगे, यानी हमारा आंख क्या है, बिल्कुल ग्राउंड को टच कर रहा है। देखो यहां से देखेंगे और देखेंगे किसको, टॉप वाले पॉइंट को। तो ये देखेंगे तो सीधा इस डायरेक्शन में, देखो ऊपर की तरफ देखेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ हमने देखा। तो ऊपर की तरफ देखने का मतलब क्या है कि यहां से बनेगा, यहाँ पर क्या, एंगल ऑफ, एक बनेगा यहाँ पर एलिवेशन और एक बनेगा डिप्रेशन। तो यहां से हमने, देखो यहां से यहां ऊपर की तरफ देखा, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखा हमने, तो इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। मतलब ये जो लाइन है, एक तरह से समझो, दिमाग में बैठाना है कि इमेजिनरी है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं और ये क्या है, इमेजिनरी है। और यहां से जो देख रहे हैं लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, दोनों का बीच का जो एंगल होगा, इट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस कंडीशन में C पॉइंट हमारा क्या है, ऑन द ग्राउंड। लेकिन यहां पर हमने क्या लिया, ABC, ये टॉवर है, इसकी हाइट कितनी है, h है, और इसको हम देख रहे हैं पॉइंट, ये BC क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड, और ग्राउंड से हमारा I है थोड़ा सा ऊपर है, तो यानी यहां भी एक हाइट आएगा। इस हाइट को हमने P से रिप्रेजेंट किया है, और P से मतलब P हाइट पर हमारा एंगल है, कुछ हाइट पर है। तो यहां से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये लाइन, ये जो लाइन है, इट इज लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर लाइन ऑफ साइट ये बनाएगा, ग्राउंड से नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। 2 कंडीशन आता है। तो पहला केस क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां पर है, एट पॉइंट C ऑन द ग्राउंड। और दूसरा क्या है, पॉइंट ऑब्जर्वेशन एट पॉइंट, इसको क्या लेते हैं, D लेते हैं, एट पॉइंट D एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कुछ ये भाव आ रहा है, तो पॉइंट D हो गया। तो ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ साइट। देखो ये लाइन ऑफ साइट बना रहा है, यहाँ पर लाइन ऑफ साइट बना दिया, लाइन ऑफ साइट। ये लाइन क्या है, एक तरह से इमेजिनरी है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम देखो यहाँ पर ले लिया हमने, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, देखो दोनों पैरेलल है। तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। दिस एंगल थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जनरली जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, इससे ज्यादा नहीं है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 2 तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए सीख लो। एट पॉइंट D, इस कंडीशन में क्या है, इट हैड सम हाइट, दिस हाइट रिप्रेजेंटेड बाय P। यहां पर क्या है, तो ये ऑन द ग्राउंड है, और ये लाइन क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा एंगल है। यहां तक समझ में आ गई? तुम लोगों ने फिगर बना लिया, साथ साथ फिगर बनाते जाओ, बिल्कुल समझ में आएगी। फिर ट्यूशन क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी गारंटी है। तो इसके बाद फिर देखो, दूसरा पॉइंट पर आते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, नेक्स्ट पेज। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, तो इट मीन्स ये कोई ऑब्जेक्ट है या टॉवर है, इसकी हाइट क्या है, h है, और इस बार हम टॉपर के ऊपर चढ़ गए। यहाँ देखो, यहाँ पर, यहां से इस वाले पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट क्या है, इस वाले पॉइंट को देख रहे हैं। तो इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो ये देखने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या था पहले वाले क्वेश्चन में, तो ग्राउंड था यहाँ पर। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है ये, और
इसके हेल्प से हमने यहाँ एंगल बनाया, देखो ये एंगल बनेगा, तो एंगल इस पॉइंट को देख रहा है। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट यहां पर हमने लिया C। तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ ऐसे देख रहा है, ठीक है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप पॉइंट से देखेगा तो, और ग्राउंड को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले में क्या था? एलिवेशन यहां से देख रहा था, और ये तो इट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। देखो ये क्या है? लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट हो गया। तुम भी फिगर साथ साथ बनाते चले जाओ, लाइन ऑफ साइट फिगर बनाते चलेगा तुम लोग भी साथ साथ। तो एंगल ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आज थोड़ी क्लास लंबी होगी, ध्यान से पढ़ते जाना। डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, और इसको अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल होगा। तो ये एंगल अगर गिवन है तो इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, यहाँ नीचे ये एंगल गिवन है, देखो ये वाला एंगल गिवन है, तो वी कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो ये भी क्या है? एंगल ऑफ elevation equal to angle of depression. It is on the basis of alternate angle, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या ध्यान में रखना है एप्लीकेशन समझने के पहले? तो यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस 3 ही थीटा याद रखो। साइन थीटा ऐसे याद तो सारा होगा तुम लोग को, तो यानी इसका मतलब P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा भाई? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, और इसके बाद टेन थीटा क्या होगा? तो P बाई बी, ठीक है ना। या तो इसके बाद भी होगा भाई कॉसेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। हमने क्या बताया था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान नीचे आ जाओ से हरा भरा, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर बस इतनी सी बात याद रखनी है, और इसके बाद देखो हाइट एंड डिस्टेंस का हम क्वेश्चन लेते हैं। आशा है यहां तक समझ में आ गया होगा। साथ साथ फिगर बनाओ तुम लोग, साथ साथ लिखो, और इसके बाद इसको समझो, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम अपनी मर्जी से लेते हैं, ठीक है ना। और एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो हम ये क्या लिखते हैं यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 1, ए टावर ऑफ हाइट 40 मीटर, 40 मीटर हाइट का टावर है। तो अगर एक लाइन समझ में आ जाए क्वेश्चन में, तो पहले एक लाइन बना दो। तो टावर क्या होता है भाई? सीधा होता है, तो हमने सीधा बना के छोड़ दिया, और ये लिख दिया यहाँ पर 40 लिख दिया हमने, 40 मीटर, ठीक है ना। यहाँ तक तो बना सकते हैं। तो जब टावर है तो ग्राउंड भी होगा, ये सोचना पड़ेगा अपने आप, जैसे हम सोच रहे हैं कि टावर है तो ग्राउंड भी होगा। तो देखो हमने ग्राउंड बना दिया। अब तो ग्राउंड कब बनाएंगे? एंगल ऑफ, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा, या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, या कुछ और दिया होगा। देखेंगे क्या हम, मेरे दिमाग में आता है, तो हम इसमें लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री फ्रॉम सम डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, फ्रॉम सम डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ठीक है। जो दिमाग में हमने लिख दिया, यानी ग्राउंड से सम डिस्टेंस पर लेते हैं। देखो यहाँ पर ग्राउंड है, ये सम डिस्टेंस पर लिखते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो देखो यहाँ से हम 30 डिग्री बना देंगे, 30 डिग्री। ये ग्राउंड है, ये लाइन ऑफ साइट है, जस्ट क्या है? इमेजिनरी है, यानी इससे हम फिगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर क्या बना देगा? इसमें 30 डिग्री बना देगा। तो फाइंड द डिस्टेंस, या फिर हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड अदर टू साइड, अदर टू साइड, बाकी के 2 साइड जो हमको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए बाकी 2 साइड का हमने मान लिया, x मान लिया इसकी वैल्यू को, और इसकी वैल्यू y मान लिया, बस हमारा काम हो गया। कैसे हो गया भाई? तो फिगर में टावर का हाइट दिया हुआ है 40 मीटर, ये हाइट हमको पहले इसको फाइंड करेंगे, तो हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा है? एंगल के जो सामने का साइड है उसको क्या बोलते हैं?
परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया इसका बेस, देखो ये इसका बेस हो गया। तो पहले ये दोनों को लेते हैं हम यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कुछ भी लिख सकते हैं हम। चलो लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिवन है और बेस कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने P अपॉन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो P अपॉन बी आता किस में है, पहले ये दिमाग लगाओ, तो टेन थीटा में आता है, तो हमने लिख दिया टेन थीटा। ये टेन थीटा P अपॉन बी आ गया। अब P अपॉन बी में टेन थीटा हमने पता कर लिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम देखते हैं क्या 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 गिवन है। ये टेन थीटा मीन्स टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री गिवन है। परपेंडिकुलर क्या है इसका, तो 40 मीटर परपेंडिकुलर गिवन है। और बेस क्या गिवन है, तो बेस गिवन है यहाँ पर x गिवन है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो व्हाट इज x, x इक्वल टू 40 अपॉन टेन 30, 40 अपॉन टेन 30। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन 30 डिग्री की वैल्यू डालेंगे। तो यानी क्या जाएगा, टेन 30 डिग्री मतलब x अपॉन x इक्वल टू 40 अपॉन टेन 30 डिग्री क्या होता है, तो 1/√3 होता है टेन 30 डिग्री। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया x की वैल्यू। तो x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 40 मल्टीप्लाइड बाई √3। और √3 की वैल्यू या तो पेपर में गिवन होगा या नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करने के लिए कम से कम दो वैल्यू याद कर रखो, एक √2 और एक √3। तो √3 की वैल्यू क्या होता है यहाँ पर 40 इंटू 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर मीटर में आ जाएगा। इसका लेंथ आ गया, बस आ गई बात समझ में। लेकिन हमारा अभी क्वेश्चन एक पार्ट सोल्व हुआ है। वी हैव टू फाइंड अदर टू साइड, मतलब अदर टू साइड, ये साइड ये कैलकुलेट गिवन है, एक कैलकुलेट कर लिया हमने x की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से सोचेंगे कि भाई इसमें क्या गिवन है, ये 40 मीटर गिवन है, ये क्या है तो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इसका अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनूस, मतलब इस बार हाइपोटेनूस की बात कर रहा है। बात आ गई समझ में, इस बार किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, हाइपोटेनस की बात कर रहा है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये इसमें हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। तो कौन सा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन है। तो P अपॉन एच या H अपॉन P जो लिखना है लिख लो। तो हमने इसमें क्या लिखा, P अपॉन एच ही लिखा। तो P अपॉन एच क्या होता है भाई, तो कौन सा थीटा होता है, साइन कॉस टेन, तीनों में से दिमाग लगाएंगे तो ये पता लगा कि साइन थीटा की वैल्यू आ रही है इसमें। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, साइन थीटा डाल दिया। देखो साइन थीटा बिल्कुल आसान होता है, हाइट एंड डिस्टेंस इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यानी इसका मतलब क्या है, तो ये वैल्यू है y, कौन सी वैल्यू, तो हाइपोटेनस। तो यहाँ एंगल की वैल्यू डालेंगे, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू डाल दिया हमने, साइन 30 डिग्री। और इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसका, 40 परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस क्या है नहीं पता, तो हमने h लिख दिया। तो h की वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पर 40 और अपॉन साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो h इक्वल टू 40 अपॉन 1/2 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो यानी देयरफॉर 40 इंटू 2 मीटर, मतलब क्या आंसर आ गया इसका 80 मीटर। ठीक है, और ऐसे याद रखना, इन राइट एंगल ट्रेंगल एक प्रॉपर्टी होती है, इन राइट एंगल ट्रेंगल हाइपोटेनस इज ऑलवेज डबल with respect to perpendicular if and only if angle is 30 डिग्री। ठीक है, इसलिए एंगल आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है, आ गई बात समझ में। इसको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, और आराम आराम से जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे तुम साथ साथ लिखते चले जाओ, बिल्कुल समझ में आएगी आप, इट इज माई गारंटी। ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपनी मर्जी से हम लिखते हैं। ये पर्सन ऑब्जर्व ए टॉवर, ऑब्जर्व सॉरी ऑब्जर्व ए टॉवर ऑफ सम हाइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, ए पर्सन ऑब्जर्व टॉवर ऑफ सम हाइट, इसकी हाइट नहीं पता,
कुछ हाइट के इसका टॉवर है, उसको देख रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, एट द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस नहीं लेते हैं, ही ऑब्जर्व इफ एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन is 30 degree after moving towards tower, मूविंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं ना, कि एनसीईआरटी लेवल का ही, और मूविंग टुवार्ड्स टॉवर, टॉवर की तरफ मूव किया इसने, विथ मूविंग टुवार्ड टॉवर at 40 meter, 40 meter. He observed that angle of elevation become कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री, 40 मीटर आफ्टर मूविंग द टॉवर, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री लेते हैं यहाँ पर, 60 डिग्री। ठीक है, दो यहाँ पर दो एंगल है, एक एंगल कितना है 30 डिग्री का है, और एक एंगल 60 डिग्री का है। दो एंगल हमने इस बार लिया क्वेश्चन में, ध्यान से क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो अपने आप सोल्व कर लेगा तुम ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन। तो फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है इसमें, फाइंड, पहला क्वेश्चन है इसमें हाइट ऑफ टॉवर, हाइट ऑफ टॉवर, टॉवर की हाइट कितनी है भाई पहले ये बताना है, ठीक है ना। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ, फाइंड डिस्टेंस ऑफ टॉवर फ्रॉम फर्स्ट केस, फ्रॉम फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मतलब क्या हो गया, जब एंगल 30 डिग्री पर था उस समय से उसकी डिस्टेंस क्या है टॉवर की, दो क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जनरली टॉवर ये क्या होता है, एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है अपनी मर्जी से। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, फिगर समझना है, फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं होगा। तो पहले क्या करा, पर्सन ऑब्जर्व टॉवर, तो हम बना देते हैं, एक टॉवर लेते हैं, टॉवर की हाइट ले लिया हमने, और टॉवर की हाइट लेने के बाद फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये टॉवर की हाइट ले लिया, देखो एक टॉवर ले लिया हमने, ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, Q लिखा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, तो यहां से देख रहा है, मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां चलना शुरू किया तो यहां से देख रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था इसका 30 डिग्री का। तो लाइन ऑफ साइट यहां से बनाएंगे, और ये लाइन कहां जाएगा, ये ऊपर की तरफ, और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमने फिगर बना दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। आफ्टर मूविंग डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस मूव किया है इसने, आफ्टर टॉवर 40 मीटर, 40 मीटर ये टॉवर की तरफ जा रहा है। तो यहां से देखो हम टॉवर की तरफ चलेंगे, टॉवर की तरफ जा रहा है, देखो टॉवर की तरफ, तो ये यहां तक मान लो पहुंच गए हम। ये पॉइंट क्या है इसका, तो ये पी क्यू, ये पॉइंट आर लेते हैं, और ये पॉइंट को अपनी मर्जी से एस लेते हैं। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री क्या बना रहा है, तो 60 डिग्री मतलब यहां से फिर ऊपर की तरफ एंगल बनाएगा। बात आई समझ में, ध्यान से देख लो। ए पर्सन ऑब्जर्व ए टॉवर ऑफ सम हाइट, हाइट नहीं गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स द टॉवर 40 मीटर, ही ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। मतलब पहले 30 डिग्री एंगल था, अब एंगल कितना डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो हम क्या फाइंड आउट करना है, पहला केस हाइट ऑफ टॉवर, तो हाइट ऑफ टॉवर गिवन नहीं है, तो इसमें हमने क्या मान लिया, h मान लिया, लेट हाइट ऑफ टावर बी h। यहां तक समझ में आ गया। हम क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस क्या है, तो इस केस में अगर देखें ध्यान से तो आर क्यू है, हमको आर क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना। दो क्वेश्चन है यहां पर,
आर क्यू। तो हम पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ए हाइट की बात करते हैं। तो इसकी हाइट की बात करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो किस में अप्लाई करते हैं, ऑलवेज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें कौन सा दिख रहा है भाई, एक हाइट एच है, तो एक पी क्यू एस भी गिवन है और पी क्यू आर भी गिवन है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ही है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने किस में पहले लिया, ये एस क्यू का हाइट गिवन है, नहीं गिवन है, तो लेट एस क्यू इक्वल टू एच, लेट एस क्यू इक्वल टू हमने कितना क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो राइट एंगल इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल क्या लिखते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अप्लाई करेंगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहला हमने क्या लिया, पी क्यू आर, हम पी क्यू ए से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने पी क्यू आर ले लिया, ठीक है ना। तो पी क्यू आर में क्या पता करना है भाई, इसमें ये हाइट दिया हुआ है 40 मीटर, देखो ये हाइट 40 मीटर का हाइट गिवन है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, सॉरी हाइट नहीं, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो इसको हमने क्या कंसीडर किया है, एक्स कंसीडर किया है, देखो इसको हमने मान लिया एक्स, तो ये वैल्यू आ गया एक्स, ये पॉइंट आ गया एक्स, आ गया यहाँ पर एक्स आ गया। तो हम अप्लाई करते हैं पी क्यू आर ट्रायंगल में। तो पी क्यू आर ट्रायंगल में क्या गिवन है, तो इसको हम देखते हैं, ये बेस गिवन है, बेस गिवन तो नहीं है लेकिन हमने मान लिया बेस गिवन है, 40 मीटर है प्लस समथिंग है, और हाइट इसका कैलकुलेट करना है, दोनों में रिलेशन लेना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन लेते हैं, हमारा tan थीटा का रिलेशन आता है, तो हम लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू, पहला कंसीडर लेते हैं यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन बी, सॉरी tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर क्या दिखा हुआ है भाई, इसमें एंगल क्या गिवन है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या गिवन है, तो एच गिवन है, और बेस क्या गिवन है, तो 40 प्लस एक्स गिवन है, एक्स प्लस 40, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या लिया है हमने, कैसे दिमाग लगाया है, राइट एंगल ट्रायंगल में दिमाग लगाया है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, दो ट्रायंगल हमको दिख रहा है, दोनों में से जो तुम्हारा मर्जी हो सुटेबल हो उसी को ले लो, कोई जरूरी नहीं कि हमने जो लिया वही सही है ना। तो हमने क्या लिया, अपनी मर्जी से पहले पी क्यू आर लिया। पी क्यू आर में देखते हैं, मतलब ये एंगल हो गया थीटा, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो P अपॉन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, P अपॉन बी tan थीटा में होता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, H अपॉन 40 आ गया, लिख दिया हमने यहाँ तक। अब इसके बाद एंगल डालेंगे, तो tan 30 की वैल्यू क्या दिख रहा है हमारा, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस फिगर में क्या आ रहा है, tan 30 डिग्री मतलब 1 अपॉन ये √3 होता है, यानी इसमें ये क्या स्टेप और लिखते हैं हम यहाँ पर, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, h अपॉन एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 हमने लिख दिया। tan 30 डिग्री क्या होता है, तो 1/√3 होता है, देखो ध्यान से 1/√3 होता है, और h अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन 40। तो हम क्या करेंगे इसको, एक्स अपॉन 40, तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगा इसमें, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये x प्लस 40, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू, तो h√3, देखो h√3। अब क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि इसके आगे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हम दूसरे ट्रायंगल को हेल्प लेने वाले हैं। पहले हमने लिया था इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में लिया हमने, अब इसके बाद पी क्यू एस में लेते हैं। तो पी क्यू एस में लेते हैं, तो इसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है भाई, देखो पी क्यू एस ट्रायंगल में लिया हमने, पी क्यू एस इन ट्रायंगल पी क्यू एस, क्या हुआ, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। फिर वही काम करते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो tan 30 डिग्री के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, तो h है, फिगर के अकॉर्डिंग जरा देख लो, अपने रजिस्टर पर बनाया होगा तो h अपॉन क्या दिख रहा है यहाँ पर, x दिख रहा है, और ये वैल्यू कितना दिख रहा है, tan 30 डिग्री दिख रहा है, tan 30 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री एंगल दिख रहा है। ये एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है, हमने दूसरा एंगल लिया है, ठीक है ना। तो h की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर, h की वैल्यू आ रहा है यहाँ पर x इंटू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री क्या होता है, तो पहले इसको याद करने का मेथड भी हमने समझा रखा है, √3 होता है, इक्वेशन क्या आ गया इसमें, सेकंड आ गया। तो इसमें h की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, h की वैल्यू देखो यहाँ पर है, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हम चाहे जैसे सोल्व करें या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट, किसी की को भी जो करना है, हम दोनों को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद क्या करते हैं, यहां से एक्स की वैल्यू पता करते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा इसमें, जब इक्वेशन सेकेंड हमारा आ रहा है इतना, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री। देखो एक्स इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री आ गया, सॉल्यूशन से आ गया। यहाँ पर tan 30 डिग्री कितना आ रहा है, रूट थ्री आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो एच की वैल्यू क्या है, एक्स रूट थ्री है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो एच अपॉन रूट थ्री लिख दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और इस एक्स की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डाल दिया, यानी पुटिंग एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ये भी मेथड है, बहुत सारा मेथड इसको सोल्व करने का, ये तो जरूरी नहीं है कि हम जो सब पढ़ा रहे हैं वही मेथड हमारा सही है, ठीक ना। वो मेथड कौन सा सही है कि जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। बैठना यह है कि हम वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड एच, बस इतनी सी बात है। हम इसको सोल्व करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जो करना है करें। तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में डाल दिया। तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में डाल दो। तो पहले वाले इक्वेशन में क्या है, एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू एच प्लस रूट थ्री, तो यहाँ डाल देते हैं यहाँ पर एच अपॉन रूट थ्री। ज्यादा बेटर रहता कि हम डायरेक्ट डाल देते उसी की वैल्यू, तो आसानी से सोल्व हो जाता, क्यों इतना दिमाग लगा दिया हमने, ठीक ना। तो ऐसा करते हैं, इसी मेथड को लिख दिया तो लिख दिया, क्या करेंगे, तो एच बाई रूट थ्री और प्लस कितना पुट करेंगे यहाँ पर 40 इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, एच रूट थ्री आ गई वैल्यू। अब क्या करेंगे, तो इसको एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा रूट थ्री एच, रूट थ्री, ये लंबा मेथड हो गया यहाँ पर। तो एच प्लस 40 रूट थ्री आ गया यहाँ पर, 40 रूट थ्री इजकल टू एच रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो एच इजकल टू कितना पुट करेंगे यहाँ पर, एच इजकल टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एच इजकल टू एच प्लस 40 रूट थ्री और इजकल टू थ्री एच आ जाएगा पर वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो यानी इसका मतलब कितना आ गया आंसर इसका, तो 40 दिस इम्प्लाइज टू, यानी इसको हम जब आंसर लिखेंगे तो ये इधर ले आएंगे, यानी 40 रूट थ्री इजकल टू कितना आ गया यहाँ पर 2h आ गया। तो h की वैल्यू मतलब हाइट पता लग गया, इसका हाइट कितना पता लग गया, इसमें 2 को नोमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रहा इसमें 40 रूट थ्री इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 20। तो h की वैल्यू देयरफॉर h इजकल टू, h की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, तो h की वैल्यू इसका आ रहा है यहाँ पर h इजकल टू देयरफॉर h इजकल टू 20 रूट थ्री, ये मीटर, ठीक ना, ये हमारा हाइट आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये यहां से इसकी हाइट पूछा है, पॉइंट ऑफ फर्स्ट केस से ऑब्जर्वेशन की हाइट, मतलब हमने क्या लिया था यहाँ पर, शायद लिया था पी क्यू और आर लिया था, ये पॉइंट एस लिया हमने, तो ये 40 ऑलरेडी गिवन है। हमको दूसरा कंडीशन क्या है कि ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेकंड कंडीशन में। तो इस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी तरह से x पता करेंगे, और यानी हमको क्या फाइंड करना है, आर क्यू। तो आर क्यू क्या होता है, तो आर एस होता है प्लस एस क्यू होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो आर एस कितना है 40 ऑलरेडी गिवन है। अब क्या करना है, x किसी तरह पता कर लो, आर क्यू का लेंथ आ जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फिर मेथड दिमाग लगाएंगे। तो वैसा कौन सा फंक्शन है, तो देखो यहाँ पर एक हमको फंक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है वैल्यू रिलेशन इसमें कि h की वैल्यू क्या है, x रूट थ्री है, लेकिन हमने h की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया 20 रूट थ्री। तो इक्वेशन हम लेते हैं यहाँ पर, ये हम नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं क्या, बट देखो यहीं पर लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, x रूट थ्री है, तो ये x की जो वैल्यू है, h की वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ये a भी h है और a भी h है, दोनों h है। एच की देयरफॉर क्या लिखे यहाँ पर, देयरफॉर बस एक लाइन का क्वेश्चन है, तो x रूट थ्री इज इक्वल टू कितना पुट करें यहाँ पर 20 रूट थ्री, ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 20 मीटर, तो x की वैल्यू 20 मीटर। तो ये वैल्यू आर क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आर क्यू की वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू 40 मीटर और प्लस 20 मीटर, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 60 मीटर। बस बात खत्म कहानी। आ गई बात समझ में। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है
यानी इसमें क्या करना है पूरे, एक सेकंड, ये क्या कहां से आ गया, देखो यही क्वेश्चन था, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह है यहाँ पर आर है, पी की बार ट्रिंगल लिया हमने राइट एंगल में, एक बार इसमें लिया हमने, दूसरा राइट ट्रिंगल में, और हमेशा देखना क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है जिसमें हम इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हम एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अब थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं या फिर एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। तो आसान से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। A student flying a kite. A student flying a kite. Flying a kite. If ये लेंथ ऑफ थ्रेड इज 200 मीटर, मतलब इतना बड़ा काइट है फ्लाई कर रहा है कि उसका लेंथ ऑफ क्या है, इसका हाइट, लेंथ ऑफ 200 मीटर, एंड एंगल ऑफ इलिवेशन, एंड एंगल ऑफ इलिवेशन with ground and thread is 60 meter if no lack in thread, ये बात को ध्यान रखना है, if no lack in thread, फाइंड हाइट ऑफ काइट। तुम भी साथ साथ लिखते जाओ क्वेश्चन को, हाइट ऑफ काइट। अब देखो जरा इसका फिगर बनाओ, और दूसरा लेते हैं इसमें, एंड हाइट ऑफ काइट, एंड चलो बस एक ही क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट फ्लाइंग ए काइट इफ लेंथ ऑफ थ्रेड इज 200 मीटर। तो देखो दिमाग लगाना अपने आप सोचना पड़ेगा भाई, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काइट जब फ्लाई करेगा तो ऊपर आएगा, ये सोचना है जैसे हम सोच रहे हैं, ये काइट यहाँ पर है, तो जो स्टूडेंट छुट्टी करके अपना काइट फ्लाई कर रहा है, आनंद ले रहा है, तो इसमें क्या है, इसकी हाइट होगी, तो जब यहाँ पर इसकी ये जो क्या बोलते हैं थ्रेड है, इसका ये डायरेक्शन ऐसे बनाएगा, नो लैक, ऐसा नहीं कि इसमें देखो ऐसा, ये एक्चुअली जब काइट फ्लाई करते हैं तो इसका जो रोप होगा ऐसे होता है, कुछ देखो ऐसे होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, नो लैक ऑफ थ्रेड, मतलब थ्रेड में कोई लैक नहीं है, तो चलो सीधा ले लिया हमने। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल तो बहुत बड़ा है भाई, तो यहां से क्या बना रहा है, ये एंगल ऑफ इलिवेशन, तो एंगल ऑफ इलिवेशन कितना डिग्री का है, 60 मीटर, एंड एंगल ऑफ विद ग्राउंड इज थे तो हमने नहीं लिया, एंड थ्रेड इज 60 मीटर ले लिया, सॉरी 60 डिग्री लेते हैं यहाँ पर, 60 डिग्री, मीटर नहीं डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। नो लेक ऑफ थ्रेड में कोई लेक नहीं है, तो नहीं है, तो यानी देखो ये बनाते हैं यहाँ पर फिगर, तो फिगर हमने बना लिया। यहाँ मेन देखो क्या ट्रिग्नोमेट्री में फिगर ही बनाना और कुछ नहीं है, यहाँ पर इस फिगर का इधर को कोई यूज नहीं है, हमने बस बना दिया, क्योंकि जब फिगर बनाएंगे तो कहाँ तक लेना, बस हमने फिगर बना दिया, बात खत्म हो गई, तो हो गया इसका काम। तो काम कैसे हुआ भाई, तो ये इसका लेंथ गिवन है, कितना दिया हुआ है, काइट ऑफ फ्लाइट 200 मीटर, ये 200 मीटर का ये थ्रेड है, 200 मीटर है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी हाइट क्या है,
ए भी आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए, तो फिलहाल क्वेश्चन में हमने केवल ये दिया है एच। तो देखो यहाँ पर काम खत्म हो गई, कौन सा थीटा लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, एंगल है, इसके सामने के साइड परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हमको फाइंड आउट करना है, ऊपर लिख दिया, और दूसरा क्या है इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो एच नीचे लिख दिया, तो ये आसान और आसान काम हो गया। तो यानी इसका मतलब पी अपॉन एच का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो पी अपॉन एच आता किस में है भाई, साइन कॉस टेन जो भी एंगल है, हम अपना दिमाग लगाएंगे तो पता लगा ये साइन थीटा में आता है, तो हमने साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, तो साइन थीटा लिख दिया, तो इसमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बस अब कुछ नहीं करना है, एंगल डाल लो यहाँ पर, तो एंगल डाल दिया हमने, कितना डिग्री डाल देंगे, एंगल 60 डिग्री का, तो यहाँ एंगल आ गया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है भाई, परपेंडिकुलर एच है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है यहाँ पर 200 मीटर है। अब क्या करेंगे इसको, 200 मीटर है तो कैलकुलेट करेंगे, तो एच की वैल्यू क्या आएगी इसमें, एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एच की वैल्यू क्या दिख रहा है इसमें, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू दिख रहा है इसका, एच की वैल्यू एच इजकल टू कितना आ रहा है यहाँ पर, एच इजकल टू 200 इंटू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 100 √3 आ गया, कैलकुलेशन के बाद देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये 100 √3 लिख दिया हमने, √3 की वैल्यू डाल देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 इंटू 1.732 लिख दिया हमने, यानी 732 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जैसा दिया हुआ रहेगा उसे यूज कर लेना, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो याद रखो 1.732 होता है √3 की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाइट कितना आ गया यहाँ पर 173.2 मीटर, 0.2 मीटर, इतना मीटर इसका हाइट आ गया, बस क्वेश्चन सही हो गया, देख लो ध्यान से, इसको देख लो जरा। ठीक है, समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लें, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, नहीं होनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब देखो क्वेश्चन नहीं लिखते हम फिगर बनाते हैं और क्वेश्चन को समझो, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्या है, एरोप्लेन इज मूविंग ऑन ये पैरेलल टू द अर्थ, ऐसे मूव करता है। हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, जरा दिमाग लगाना है यहाँ पर। क्या है कि मान लो कोई एक प्लेन है, यहां से मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो क्या कर रहा है यहाँ पर कोई एक आदमी है, ये यहां से ऑब्जर्व करेगा इसको, तो यहां से ऑब्जर्व करेगा तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, एक बार पॉइंट पी को देखा इसने और एक बार पॉइंट क्यू को देखा, पहले हम क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पी को पहले यहाँ पर प्लेन कहाँ पर पी पर था, बाद में क्यू पर आ गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ऐसे चेंज किया, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले ये था, बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन ये आ गया, तो इस फिगर में क्या दिख रहा है, राइट ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इमेजरी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे, और इसके साथ ये ऐसे दो फिगर बन रहा है, और दोनों क्या है यहाँ पर, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्राउंड हो गया, देखो ये ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये हमने ग्राउंड लिया है इसमें, यहाँ पर प्लेन मूव कर रहा है, तो इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा ये देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ए प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ए पर्सन with a speed of कितने स्पीड से, ऐसे इस प्लेन का वेलोसिटी होता है, लेकिन हमने स्पीड लिख दिया, कोई बात नहीं है, ठीक ना, विद स्पीड ऑफ ये 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से मूव कर रहा है ये, ठीक है, दिमाग लगाना जरा इस क्वेश्चन में, ये मूव कर रहा है, तो ए पर्सन ऑब्जर्व
person observe a plane with angle of elevation 60 degree after 10 seconds आफ्टर 10 सेकेंड 20 सेकेंड लेते हैं, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, 30 सेकेंड लेते हैं, ठीक है ना। आफ्टर 30 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री, पहले क्या लिया था 30 30 60 बार बार ले रहे हैं, इस बार हम चेंज कर रहे हैं, इट बिकम 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड हाइट ऑफ प्लेन, देखो क्वेश्चन हम क्या कर सकते थे, ले सकते थे बुक से भी, ठीक है ना, लेकिन बुक के क्वेश्चन बच्चे अपने आप कर लेते हैं दिमाग लगा करके, जब ये समझ में आ जाएगा तो, ठीक है ना। इसलिए हमने थोड़ा सा नया देने की कोशिश किया है और अपनी मर्जी से दिखा है, ये बुक में कहीं मिलेगा नहीं, बस क्वेश्चन है, पैटर्न है, ये वैल्यू चेंज करता है और यही होता है। तो ये 10th क्लास में तो हम इसकी बात कर रहे थे, क्या प्लेन की हाइट, इसमें क्या फाइंड करना, प्लेन की हाइट, मतलब यानी आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो प्लेन हॉरिजेंटली मूव करा, देखो यहां से यहां आ गया 10 सेकंड में, लेकिन यहां पर पहले यहां पर जब था इस पॉइंट पी पर, तो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेज फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री, देखो ध्यान से, ठीक है ना, यहां पर समझने वाली बात है। कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 45 60 और इसको 45। अब प्रॉब्लम क्या है कि एंगल जो है 60 से 45 चेंज कर रहा है, ये बात ध्यान देने वाली बात है। यानी जब भी इसके, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ प्लेन मानो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है तो पहले एंगल ज्यादा होगा, देखो ये 60 है, 30 डिग्री से कम होगा, तो यानी इसका मतलब प्लेन इस डायरेक्शन का फिगर लेंगे। यहाँ पर क्या है, एक लाइन ऑफ साइट, देखो ये बना रहा है लाइन ऑफ साइट, ए भी बना रहा है, एक लाइन ऑफ साइट ए भी बना रहा है, तो दोनों लाइन ऑफ साइट है, तो हम इस क्वेश्चन को देखो हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिगर आ गया समझ में। तो ये फिगर जब समझ में आ गया तो देखो हम कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, तो इसको ऐसा लिख दो, पी क्यू आर लिख दो, पी क्यू आर एस टी, कुछ लिख दिया हमने, लिख दिया तो लिख दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 डिग्री, तो 60 डिग्री देखो ज्यादा होता है, तो ये हमने 60 डिग्री ले लिया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, लेकिन बाद में एंगल कितना बना दिया 30 डिग्री, तो ये इसको हमने 30 डिग्री ले लिया, ठीक है ना। हाइट ऑफ क्या प्लेन फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ प्लेन क्या है, यहाँ पर एच है, एच की वैल्यू क्या है, तो या तो क्यू आर है और या फिर और दिमाग लगाएंगे तो पी एस, दोनों वैल्यू सेम ही है, ये भी हाइट एच है और ये भी हाइट एच है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्लेन का स्पीड गिवन है, तो यहाँ पर कहीं हाइट उट नहीं दिख रहा है ना, प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि यहाँ पर हाइट वगैरह नहीं दिख रहा है, बेस का भी नहीं दिख रहा है, तो देखो हम इस स्पीड को यूज करेंगे। स्पीड को यूज करने के बाद क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 30 सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या बताया हमने, स्पीड इनटू टाइम, ये होता है ना फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या दिया हुआ है इसमें, किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में है, और इसके बाद टाइम किस में है, सेकंड में गिवन है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे उसको, या तो टाइम को आवर में कन्वर्ट करेंगे या फिर किसको, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, टाइम जो 30 सेकंड है उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, एक ऑप्शन ये है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, या आवर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में, या सेकंड को आवर में, जो करना है करो। तो हमारा कैलकुलेशन क्या कर रहा था, तो ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, आसान क्या पड़ेगा, दोनों वही बात है। तो हम स्पीड टाइम, तो स्पीड क्या दिख रहा है हमारा, स्पीड है यहाँ पर 360 मीटर स्पीड, किलोमीटर स्पीड है इसका पर आवर,
तो किलोमीटर पर आवर, देखो बिल्कुल ऐसे ध्यान से समझ लेना इसको, इनटू टाइम, टाइम क्या है इसका 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड मतलब 30 लिख दिया हमने, 30 सेकेंड को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया तो 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया, एक बार और 60 लिखेंगे तो ये वैल्यू आवर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यानी ये इससे कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसके बाद क्या कैंसिल हो रहा है भाई, तो 6 6 जा 3, देखो ये 6 6 जा ये कैंसिल हो गया, और ये भी डिस्टेंस कैंसिल हो गया 6 से, तो कितना आ गया इसमें 3 किलोमीटर। मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कौन सा डिस्टेंस, ये हमारा पता लग गया पी क्यू की वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 किलोमीटर। देखो पी क्यू ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा है, 3 किलोमीटर का, तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस देखो ये भी बता रहा है, कौन सा, तो एस आर भी 3 किलोमीटर, दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसको पी क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एस आर लिख सकते हैं। तो अभी तो हमारा ये डिस्टेंस आ गया। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, यहां तक समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, तो डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला यूज किया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का यूनिट पर भी ध्यान देना है, कभी कभी यूनिट सेम रहेगा लेकिन हमने थोड़ा सा डिफरेंट यूनिट ले लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन जब सोल्व करेंगे तो ये सेकंड में दिया हुआ था, इसको हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया। आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 इसमें डिवाइड करें, 60 into 60 तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। तो यानी इसका मतलब टोटल आंसर हमारा कितना आ गया यहाँ पर 303 किलोमीटर। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है एच की वैल्यू, तो अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने जो क्वेश्चन बताया उसी क्वेश्चन को आगे जरा सोल्व करो। तो यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम अपना एक पेज लेते हैं, बढ़ाते हैं थोड़ा सा, किस ट्रेंगल में लेंगे यहाँ पर पी क्यू पी एस टी में लेते हैं। तो इस डिस्टेंस को सोल्व करने के लिए तुम लोग क्या करना, पहले इसका फिगर बनाना आराम से, ठीक ना, क्योंकि हमारा तो पेज बढ़ाना पड़ रहा है, तुम्हारा पेज पलटना पड़ रहा है, ठीक ना, दोनों में यही डिफरेंस है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, हम इस फिगर ये ट्रेंगल में लेते हैं। थोड़ा सा भी नया नया सिस्टम है तो समझने में टाइम लगता है भाई कैसे क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इन ट्रेंगल पी एस टी, ट्रेंगल क्या लेते हैं पी एस टी, पी एस टी में ले सकते हैं या फिर क्यू आर टी, दोनों में से किसी में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पी एस की वैल्यू कितना है यहाँ पर इस फिगर में, पी एस ये हो गया पी और ये हो गया एस। तो यानी ध्यान से देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 60 ये कितना है 3 किलोमीटर इधर दिया हुआ था, तो हमने इसको नहीं लिया, हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं है भाई। तो इसमें क्या है यहाँ पर हमारा ये हाइट कैलकुलेट करना है, तो इसमें ये वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो इसको हमने एक्स मान लिया और ये फिगर ले लिया यहाँ पर, एंगल 60 डिग्री का एंगल है, यही कह रहा है पहला फिगर में। तो इसमें क्या है, ये दोनों में रिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का रिलेशन लेंगे। तो tan थीटा का रिलेशन कितना रहा है, पी एस अपॉन एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, पी एच क्या है, पी एच क्या है हमारा एच है, तो हम इसको दिस इंप्लाइज टू वी कैन राइट दैट एच इक्वल टू ए वैल्यू क्या है एच के इक्वल है, तो एच इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स इंटू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3, तो x इंटू √3x, ठीक ना, यह वैल्यू h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान करके इसको हमने छोड़ दिया, आगे सोल्व नहीं किया। समझ में आई बात। इसमें क्या है h भी नहीं पता, x भी नहीं पता, तो वी हैव टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन h एंड x। तो हमारा रिलेशन क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है, इससे ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे, फाइंड करके फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हम आते हैं दूसरे राइट एंगल ट्रेंगल पर। तो दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा है, तो दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा, तो ध्यान से देखो क्यू टी आर में लेते हैं, ठीक है ना। तो क्यू टी आर में लेते हैं, तो देखो क्यू टी आर लेते हैं, सेकेंड रिलेशन क्यू टी आर। इन ट्रेंगल क्यू टी आर, इन ट्रेंगल क्यू टी आर, इन ट्रेंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर कौन सा है, यही है ना, हाँ यही दूसरा फिगर जो बनेगा, इसको हमने लिया है क्यू और ए आर, क्यू टी आर इस वाले फिगर में ले रहे हैं, इस बार देख लो इस वाले फिगर में ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या गिवन है भाई, हाइट एच गिवन है, इसमें क्या गिवन है, तो ये है 3 किलोमीटर, देखो ये 3 किलोमीटर, तो ये भी 3 किलोमीटर आ जाएगा, ये भी 3 किलोमीटर आ रहा है।
यानी परपेंडिकुलर, फिर वही रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है तो h गिवन है, और इसका बेस क्या गिवन है तो x प्लस 3 डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, बार बार कितना लिखे यहाँ पर x प्लस 3, 1 किलोमीटर में है। तो ये कितना आ जाएगा h की वैल्यू, देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना रहा यहाँ पर, ये x प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाई tan रूट थ्री tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री क्या होता है तो 1/√3 होता है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर x h इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पर x प्लस 3 और इंटू √3 लिख करके हमने छोड़ दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम देखो कंपेयर करते हैं। तो ए भी एच दिख रहा है हमारा, ए भी एच दिख रहा है, तो फटाफट सोल्व कर दो। तो कितना रहा पर आर की वैल्यू परपेंडिकुलर, ये कहीं गलती हो रही है क्या 1/√3, सॉरी ठीक ना, ये tan 30 डिग्री है ना यहाँ पर, तो ये क्या रहा है इसमें 1/√3 आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 1/√3, देखो गलती हो रही है सॉरी, ठीक ना 1/√3। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर क्या लिखेंगे x√3 की जो वैल्यू है इक्वल टू कितना क्या रहा है इसका x प्लस 3 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पर x प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो 3x माइनस x, 3x माइनस इतना क्यों लिख रहे हैं भाई हम, तो 2x की वैल्यू 3, तो देयरफॉर 2x की वैल्यू कितना रहा पर 3, तो दिस इंप्लाइज टू x इक्वल टू 3/2 किलोमीटर। ये पता लग गया x, ये पता क्या लग गया हमारा ये वाली वैल्यू, देखो यहां से यहां तक, ठीक है। अब क्या करेंगे x की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, या फर्स्ट में या सेकंड में, तो वी गेट हाइट ऑफ प्लेन। हाइट ऑफ प्लेन को हमने क्या लिया h लिया है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन में डाल दो जिसमें तुम्हारी मर्जी है। तो किसी में डाले भाई हम, इसमें फर्स्ट में ही डाल देते हैं, फर्स्ट में आसान दिख रहा है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया आपने। तो h की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू है 3/2 है, और इंटू क्या है √3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1.5√3। अब क्या करेंगे, ज़्यादा इच्छा है तो 1.5 लिख दिया हमने, और 1.73 ये 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा किलोमीटर में आ जाएगा। अब इसमें देखना है किलोमीटर में आंसर देना है या मीटर में देना है, हम तुम्हारी मर्जी। यानी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है जरा देखो ध्यान से, एक बार हम इसको रिकैप कर देते हैं। तो यानी इसमें क्या है कि पहले इसमें क्या क्या गिवन है भाई, तो ये प्लेन है यहाँ पर P, और प्लेन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ, स्पीड दे दिया था हमने, तो स्पीड दे दिया था, डिस्टेंस नहीं दिया था, तो इसके लिए हमने डिस्टेंस और डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, स्पीड इनटू टाइम, इससे ये वाला डिस्टेंस पता लग गया, ठीक ना। और ये डिस्टेंस PQ जो है ये SR के इक्वल है, तो ये भी हमने क्या लिख दिया इसमें, तो ये भी डिस्टेंस को हमने 3 किलोमीटर लिख दिया, ठीक ना। तो ये भी डिस्टेंस आ रहा है 3 किलोमीटर, तो ये भी 3 किलोमीटर आ गया। एक बार ट्रिग्नोमेट्री हमने इसमें अप्लाई किया, एक बार ट्रिग्नोमेट्री इसमें अप्लाई किया, दोनों में एच का और एक्स में रिलेशन आइडेंटिफाई किया, और रिलेशन को हमने इक्वेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, कहानी खत्म। आई बच्चों समझ में, देख लो ध्यान से। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए, देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, बच्चों को ऐसा लगता है हाइट एंड डिस्टेंस बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती, ठीक ना। सबसे पहले क्वेश्चन का फिगर आइडेंटिफाई करो, और ये क्वेश्चन सोल्व करने के पहले 3 फॉर्मूले को याद कर लो। साइन कॉस टेन याद तो करना है, 6 डिफरेंट फॉर्मूला, लेकिन साइन कॉस टेन याद कर लो, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए सफिशिएंट है। और क्या याद करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन समझना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना है। अब तक हमने जो बताया एंगल ऑफ एलिवेशन का, अब एक दो क्वेश्चन हम एंगल ऑफ डिप्रेशन का लेते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या है, टॉप से बॉटम, तो हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इस बार हम एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहे हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए कौन सा क्वेश्चन लें, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीं दिख जाओ जल्दी से दिखो, एंगल ऑफ साइन ऑफ रोड इतना मीटर, ठीक है ना, टीवी कैन अंडरस्टैंड ऑन द, ठीक है। तो हम ऐसा लिखते हैं, चलो अपनी मर्जी से ही लिखते हैं,
ये पर्सन स्टैंडिंग, ये पर्सन ऑफ हाइट, इसकी हाइट भी लेते हैं, जब जो अच्छा समझाना है तो अच्छा सा ही समझा देते हैं हम। पर्सन ऑफ हाइट कितना मीटर लिया इसमें, हाइट ये लेते हैं 1.5 मीटर। ठीक है, ये पर्सन का हाइट है। स्टैंडिंग ऑन ए टॉवर, स्टैंडिंग ऑन टॉवर, he observed that he observed two car C1 and C2 at distance of कितना लेता है, एट डिस्टेंस ऑफ, ये कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी, जो हमारी मर्जी वही लेंगे ना, तो ये लेते हैं 100 मीटर। कैलकुलेशन में थोड़ा आसान है। 100 मीटर, हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन, हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ये हाइट ऑफ टॉवर, हाइट ऑफ टॉवर। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो इसका फिगर बनाना है। हाइट ऑफ टॉवर इसका गिवन नहीं है, तो हमने देखो ये क्या लिया, इसमें हाइट ऑफ टॉवर लिया, तो हाइट ऑफ टॉवर है। ठीक है, ये टॉवर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, PQ से, PQ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है, उसकी हाइट कितना है, 1.5 मीटर। तो इसके ऊपर किसी को खड़ा कर दो, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। देखो 1.5 मीटर के पास ये है 1.5 मीटर, ठीक है ना, यहाँ पर हमने इसको खड़ा कर दिया 1.5 मीटर। ठीक है, ऑब्जर्विंग टू कार C1 एंड C2 एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब यहाँ पर दो कार है, कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन पर नीचे होगा ये, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर दो कार है, एक कार है यहाँ पर C1, ठीक ना, और एक कार क्या है यहाँ पर C2, दो कार है, एक यहाँ पर ले लिया हमने और एक यहाँ पर ले लिया, और दोनों का बीच का डिस्टेंस हमने कितनी, ये क्या लेना पड़ेगा, 100 मीटर लेना पड़ेगा, 100 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका 100 मीटर। अब इस 100 मीटर में क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनाएगा भाई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लेते हैं, देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिया हमने। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो एक एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और एक एंगल 45 डिग्री है। तो एक बार इसको देखेगा, तो हम लाइन ऑफ साइट यहाँ से लेंगे टॉप पॉइंट से और इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक बार 45 डिग्री बना रहा, तो ये यहाँ पर इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे, तो इसको ऑब्जर्व कर रहा, देखो ये C2। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक एंगल 30 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का। ध्यान रखना, ये एंगल क्या होगा, स्मॉलर होगा, 30 डिग्री का होगा, और ये एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा, दूसरा एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर का यहाँ C2 का है, ये उल्टा नहीं होना चाहिए फिगर, ठीक ना, ऐसा नहीं कि 30 डिग्री कहीं और लेंगे, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा, और ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री के एंगल का होगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक तो हमको फाइंड आउट करना है कि भाई टॉवर का हाइट बताओ, तो इसकी हाइट h मान लिया, नहीं पता, AB डिस्टेंस नहीं पता, C2 PQ का डिस्टेंस नहीं पता, तो हमने इसको मान लिया x मान लिया। क्या क्या माना हमने,
तो पी क्यू क्या है, हाइट ऑफ टावर है पी क्यू, इसका हाइट हमने एच क्या मानते हैं, मीटर मानते हैं। और इसके बाद फिर क्या लेते हैं, कि पर्सन का हाइट 1.5 मीटर है। और क्या लेते हैं यहाँ पर, तो C2Q का डिस्टेंस, C2Q का जो डिस्टेंस है ये वैल्यू को हमने 1 मीटर रिलेट कर लिया, अपनी मर्जी से ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये ध्यान रखना है ड्यूरिंग सॉल्यूशन, ये जो एंगल डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल है, ये कभी भी उल्टा नहीं लेना है। अगर उल्टा ले लेगा तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने तो बिल्कुल सीधा लिया, कभी कभार गलती हो जाती है, हमसे भी होती है गलती, गलती किसी से होती है, गलती उसी से होती है जो कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता है उससे गलती होगी नहीं, ठीक है ना। और प्रॉब्लम किसको ज्यादा होता है, जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ेगा उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, उसकी तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ठीक है ना। हमको ही पढ़ाते पढ़ाते 30 साल हो गए। तो यानी इसका मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर अब दिमाग लगाते हैं हम, तो राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है भाई, तो इसको लेते हैं यहाँ पर पी क्यू, इसको हमने मान लिया आर, देखो इसको हमने मान लिया आर, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे कौन सा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल लो, तो पहले हम लेते हैं आर क्यू C2 में लेते हैं, किसी भी ले सकते हैं, उसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या किस में लिया, तो आर क्यू C2 में लिया, देख लो। इन ट्रायंगल आर क्यू C2 में लेते हैं, तो इसमें क्या दिख रहे हैं, एच और एक्स गिवन है भाई, कुछ गिवन है नहीं, ठीक है ना, नहीं गिवन हमने वैसा ले लिया, कुछ भी नहीं गिवन है। लेकिन हाँ इसमें क्या दिया हुआ है आर क्यू C2 में, तो ये वैल्यू है 1.5 और ये वैल्यू है एच, तो यानी इसका मतलब परपेंडिकुलर जो हम लेंगे यहाँ पर tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है हमारा, तो परपेंडिकुलर दिख रहा है यानी आर क्यू की वैल्यू क्या है, एच प्लस 1.5, एच प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1.5, ये हो गया परपेंडिकुलर, मीटर में गिवन है। और इसका बेस क्या है, एक्स गिवन है, और आगे कुछ नहीं गिवन है, तो tan 45 डिग्री गिवन है, tan 45 डिग्री यहाँ पर डाल देंगे। वैल्यू अगर याद है तो वैल्यू इसका डायरेक्ट डाल दो, तो tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 मीन्स, ये इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं, इतना क्यों लिखे, एक्स ये आ गया 1, ये वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यू आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू एच प्लस 1.5, इक्वेशन नंबर 1 लेट करके छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब इसके बाद इसमें क्या कैलकुलेट करना है हमको, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो वही आर क्यू C1 लेते हैं। इन ट्रायंगल आर क्यू C1, इन ट्रायंगल आर क्यू C1 लेते हैं यहाँ पर। तो आर क्यू C1 में फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही tan थीटा अप्लाई करते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है भाई, वही वैल्यू आ रहा है एच प्लस 1.5 जो आ रहा है हमने लिख दिया, लेकिन इसका बेस चेंज हो गया, बेस की वैल्यू कितना आ रहा है पर 1/100 आ गया, 1/100। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या दिख रहा है, हमने डायरेक्ट लिखा है वैल्यू को, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू डालेंगे तो 1/√3, देखो 1/√3, ये वैल्यू कितना आ रहा है tan 30 डिग्री मीन्स 1/√3, और ये इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एच प्लस 1.5, ये पर्सन का हाइट है 1.5 अपॉन एक्स प्लस 100, जैसे था वैसे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब क्या करेंगे, जैसे इसमें हमने रिलेशन आइडेंटिफाई किया एक्स की वैल्यू, इसमें भी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी एक अच्छा मेथड है। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है पर एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू √3 और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर एच प्लस 1.5 लिख दिया हमने, ये वैल्यू आ रहा है, रिलेशन आ रहा है। तो एक्स की हमारा किसकी वैल्यू आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू या फिर देयरफॉर एक्स इक्वल टू √3 इंटू एच प्लस 1.5 और -100 कर देंगे, पहले यहाँ +100 था, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -100 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जब कंफ्यूजन है या नहीं है वो तो देखो ध्यान से पढ़ने पर पता लगेगा, ठीक है ना। तो यानी ये अभी तो हम पढ़ाते जा रहे हैं, बस कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो अगर होगा तो बता देना, फोन करके व्हाट्सएप कर देना, कोई बात नहीं है।
तो या मैसेज डाल देना। तो हम क्या करें, हमने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पर x की 2 वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर h प्लस 1.5, दूसरी वैल्यू ये आ रहा है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे भाई, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को कंपेयर करो। तो कंपेयर करेंगे तो क्या जाएगा, क्या जाएगा इसमें, रूट थ्री एच प्लस 1.5 इजिकल टू एच प्लस 1.5। अब क्या करना है इसके बाद, तो हमको h की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फिर रो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो रूट थ्री एच और प्लस 1.5 रूट थ्री और इक्वल टू h प्लस 1.5। तो हाइट ऑफ टावर हमको कैलकुलेट करना है, तो हाइट ऑफ टावर के लिए क्या करेंगे, h को एक तरफ लाएंगे, देखो दो है एच है यहाँ पर, दोनों को एक तरफ ले आओ, तो वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, रूट थ्री एच माइनस एच इक्वल टू, तो क्या दिख रहा है हमारा 1.5 रूट थ्री और ये 1.5 रूट थ्री और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया भाई, एक सॉरी कहाँ गड़बड़ हो गया, 100 कहाँ लिख दिया, अच्छा सॉरी देखो ये -100 छोड़ दिया हमने, ठीक ना, इसलिए गड़बड़ हो गया, -100 छोड़ दिया हमने। तो -100 छोड़ने का मतलब क्या है, हम इसमें एक टर्म लिख देते हैं यहाँ पर -100, देखो ये -100 छूट गया था x की वैल्यू में, तो x की वैल्यू इतनी आ रही है, तो -100 यहाँ पर लिख दिया हमने। तो ये -100 मतलब -100 आ जाएगा -100। अब इसके बाद प्लस, तो ये क्या है, नोमेरिकल वैल्यू है, तो नोमेरिकल वैल्यू राइट हैंड में जाएगा, h को लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, तो रूट थ्री देखो यहाँ पर ये लिख दिया हमने, ये वाला h जो है ये लेफ्ट हैंड में ले आया, तो h की वैल्यू आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, जो नोमेरिकल वैल्यू है, नोमेरिकल वैल्यू क्या है इसका 1.5, नोमेरिकल वैल्यू में देखो ध्यान से, ये नोमेरिकल वैल्यू किसका दिख रहा है 1.5, एक सेकेंड, ये तो यानी नोमेरिकल वैल्यू कितना है इसका, ये 1.5, ये वैल्यू पॉजिटिव का दिख रहा है। इसके बाद -1.5 इंटू रूट थ्री और प्लस क्या आ रहा है इसमें 100 आ गया, ठीक ना। देयरफॉर एच कॉमन लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, रूट थ्री माइनस 1 इक्वल टू, अब बाकी इसको सोल्व करो तो 1.5 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 1.5 रूट थ्री और प्लस 100 डिवाइडेड बाई रूट थ्री माइनस 1, ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करने से तो ये वैल्यू हमने क्रॉस यहाँ से यहाँ लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया, इसलिए डायरेक्ट मत लिखो। तो एच की वैल्यू कितना आ गया, एच की वैल्यू ये 113 मतलब इसका मतलब 99 98 ये कितना रहा है, इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो 101.5 माइनस 1.5 रूट थ्री डिवाइडेड बाय, किसी डिवाइड करेंगे रूट थ्री माइनस 1 से। और बाकी इसको हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, तो हम इसमें ये कैलकुलेट करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो आसान पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, 9th क्लास का मेथड है, तो इसका हम अपोजिट नंबर लेते हैं, तो अपोजिट नंबर लो इसका, तो रूट थ्री प्लस 1 से हमने क्या कर दिया, इसको अपोजिट नंबर ले लिया, रूट थ्री प्लस 1 से अपोजिट नंबर ले लिया, तो वैल्यू कितना आ गया इसका 3 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई, बाकी इसको सोल्व करो 101.5 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये -1.5 रूट थ्री और मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि एक रूट थ्री और आ रहा है इसलिए वैल्यू फिलहाल हमने नहीं डाला है, तो यानी इसका मतलब कितना आ गया इसका, और बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा। बस ये इसका मेथड है। अब इसके आगे क्या बताएं, ठीक है, इसका सोल्यूशन करना ये बच्चों का काम है, ये टीचर का काम नहीं है, ठीक है ना। जो भी आएगा मीटर में आंसर आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, हाइट मतलब टावर का हाइट, बस इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछेगा तो बता देना फिर दोनों का सोल्यूशन, ठीक है। बात आ गई समझ में। एक क्वेश्चन और ले, कितना थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है लेकिन कोई बात नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, ठीक है ना। तो इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है, तो देखो 8 पेज, इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि मान लो एक रोड, ये क्या है, रोड है, ये रोड है, इस पर जा रहा है, ठीक है ना, और कोई बेवकूफ स्टूडेंट है इस रोड के बीच में पोल पर खड़ा हो गया, 2 रोड होते डिवाइडर होता है, तो डिवाइडर में एक पोल गड़ा हुआ है, ठीक ना, यहां पर एक खड़ा हो गया और यहां से क्या दिख रहा है,
ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बार इसको दिख रहा है, रोड के एक तरफ दिख रहा है और रोड के दूसरी तरफ, इस टाइप का क्वेश्चन देखो। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज लेंथ, ये विड्थ ऑफ रोड, ठीक है, रोड का विड्थ, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, यानी इस क्वेश्चन का हम क्या लिखेंगे, ये स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ए पोल, ये स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ये पोल, ऑन पोल बिटवीन रोड, बिटवीन मतलब बिल्कुल बीच में नहीं होता भाई, मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ, बिटवीन रोड के बीच में एक पोल है और उस बिटवीन रोड, तो बिटवीन रोड इसके बीच में एक पोल है, उस पर खड़ा हो गया और इसने क्या ऑब्जर्व किया, इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक ना, दोनों ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है। इफ हाइट ऑफ पोल इज, इफ हाइट ऑफ पोल इज कितना ले लो 20 मीटर, 20 मीटर। फाइंड, क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड। देखो हमने क्वेश्चन अपनी मर्जी से दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो इस क्वेश्चन को। तो ये स्टूडेंट का, यहाँ पर स्टूडेंट का हाइट नहीं दिया हुआ है, इस बार हमने हाइट नहीं लिया है, तो यानी इसका मतलब हाइट को हम नेगेटिव लेंगे, मतलब क्या है, हो सकता है छोटा स्टूडेंट हो या कैसा भी स्टूडेंट हो, चढ़ गया इसके ऊपर, तो यानी ये क्या है, रोड है, मान लो अपनी मर्जी से मान लिया रोड है, ठीक है। तो रोड हॉरिजॉन्टल होता है और बीच में क्या है, ये पोल खड़ा है, इसके बीच में रोड जा रहा है, बीच में पोल आ गया, तो बीच में पोल आ गया, तो बीच में पोल आ गया, किनारे नहीं है पोल, और यहां से यहां पर स्टूडेंट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है, तो एक बार हम इधर लेंगे और एक बार इधर लेंगे, दोनों अपोजिट साइड को दिख रहा है, बिटवीन है ना, यहाँ पर वन एंड वाला भी आ सकता है, लेकिन हमने बिटवीन का लिया है फिलहाल। तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, ये हाइट कितना दिया, 20 मीटर का हाइट दिया हुआ है, 20 मीटर। तो देखो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना डिग्री का, 30 डिग्री एक साइड का लेते हैं और एक साइड का 60 डिग्री, कौन सा कितना है नहीं पता, किसी भी साइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 30 डिग्री है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल दिस एंगल ऑल्सो बिकम 30 डिग्री, ये भी देखो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, देखो ये भी 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। दोनों एंगल पता लग गया। जब दोनों एंगल पता लग गया तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें पी क्यू, हाइट पोल क्या लेंथ क्या लेते हैं, पी क्यू ले लिया हमने, क्या कैलकुलेट करना है, ये ए क्यू रोड, ये जो रोड का टोटल बाई विड्थ कितना है, तो ए क्यू है और प्लस क्या है, क्यू भी है, फिगर के अकॉर्डिंग। इसका सोल्यूशन हम नहीं बता रहे हैं, बस समझा रहे हैं, ध्यान से देखो, यानी इसका मतलब है 20 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, इसका लेंथ पता कर लेंगे भाई, इसका लेंथ क्या है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पी ए क्यू का लेंथ आ जाएगा। इस फिगर में लेंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये पोल बिल्कुल सीधा होता है, इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, ओब्लिक नहीं दिया हुआ है कि तिरछा पोल है, तिरछा पोल भी क्वेश्चन में आता है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन वो 3 डायमेंशन में चला जाता है, मतलब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। तो ये क्या है इसमें, तो ये आ गया पी क्यू, फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे tan थीटा का मतलब फिर इसमें क्यू भी कैलकुलेट करेंगे, तो क्यू बी का लेंथ कितना आ जाएगा, तो इसमें अगर जल्दी कर दें तो इसमें tan थीटा, tan 30 डिग्री ले लो पहले, इन ट्रायंगल पी क्यू, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में लेते हैं, यहाँ पर पी क्यू ए में लेते हैं, यहाँ पर पी क्यू ए, tan थीटा की वैल्यू tan 30 डिग्री वैल्यू डाल देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 20 है, और अपॉन ए क्यू की वैल्यू नहीं पता तो ए क्यू लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, ए क्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, फिर इसी तरह क्यू बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। पहले वीडियो को देखना, समझना,
और इसके बाद ये बात ध्यान रखना, इसको सोल्व करते समय रजिस्टर साथ में लेकर के बैठ जाना, बिल्कुल ठीक ना, रजिस्टर और पेन। और जैसे जैसे हमने फिगर बनाया क्वेश्चन को आराम से समझो, इसके बाद अलग टाइप का फिर दूसरी वीडियो बना देंगे अगर नहीं समझ में आया तो, और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।